हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आज द हिंदू में पब्लिश हुए हैं, उन सभी को एनालाइज करेंगे इन डिटेल विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। आपको बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। जो हमारा प्लेटफॉर्म है आईएएस श्योर शॉट, आपको इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पे हम लेक्चर्स की पीडीएफ और सारी अपडेट देते हैं आपको। साथ में सिर्फ 174 डेज बचे हैं देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए कोशिश यही करो कि 174 डेज में आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो। आपको यहाँ पे जब प्रीलिम्स का पेपर देने जाओ तो किसी तरह का झटका ना लगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन पिंच ऑफ पॉजिटिविटी के बिना कैसे शुरुआत करेंगे। तो ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी, ये है आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। यानी कि जितनी जरूरत हो उससे कम बोलिए, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सुनते हैं, और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप में ज्यादा नॉलेज आता है, जो आप में ज्यादा क्वालिटीज आती है, ज्यादा वैल्यूज आती हैं। इसीलिए ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखो, पहला आज का आर्टिकल बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, और इंडिया में ही हो सकता है ऐसा। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई। पीआईएल में कहा गया कि भाई, जो मैन जिन्होंने पीआईएल दायर करी, उन्होंने कहा कि मेरे एक गुरु हैं, ठीक है, उनके जो सेक्ट हैं उसके एक गुरु हैं, और उन्हें पूरे इंडिया के लिए परमात्मा घोषित कर दिया जाए। ये पीआईएल पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे जो पर्सन जिन्होंने पीआईएल दायर करी है, उन्होंने यहाँ पे फायदा उठाया आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट द रिट्स that can be lodged, that can be filed as a PIL in सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, PIL जो लॉन्च हुई है, यहाँ पे देखो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लॉन्च हुई है, दैट हैज बीन लॉन्च अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में भी कहा गया है, और आर्टिकल 32 का यहाँ पे फायदा उठाते हुए इस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी कि जो इनके सेक्ट के लीडर हैं, उन्हें परमात्मा घोषित कर दिया जाए, सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, ठीक है। और इनका जो इनके सेक्ट के लीडर है, उनका नाम है श्री श्री अनुकूल चंद्रा, ठीक है, कि इनको सुप्रीम स्पिरिट घोषित कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई इन पर्सन को कि है ना, ये क्या कह रहे हो भाई, ये इंडिया सेक्युलर कंट्री है, आपको जो करना है करो, लेकिन आप दूसरों से थोड़ी ना बोलोगे कि आप सिटीजन, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, वो किसी एक को परमात्मा मान लें, सुप्रीम लीडर मान लें, सुप्रीम स्पिरिट मान लें। तो ऐसे केसेस और ना आए, इसीलिए इस पर्सन के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगा दिया गया। अब देखो, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओगे कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिट्स बताई गई हैं। ये 5 रिट्स कौन सी हैं और इनके क्या मतलब है? ओके, कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी आप लोगों के आंसर्स का। बात करते हैं नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू डिसीटफुल कन्वर्जन्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो भी कन्वर्जन्स गलत तरीके से हो रहे हैं, फ्रॉड्स के थ्रू हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कहा है किसने? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखो, पूरा मुद्दा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये कहा कि कई लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे मान लो ये कोई एक कम्युनिटी है जो बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही पुअर है, तो इसको हेल्प करने जाएंगे, इनकी चैरिटी करने जाएंगे, इनके लिए अपनी मर्जी से इनको हेल्प करेंगे, और उसके बदले इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अपना रिलीजन बदल के इनके रिलीजन में आ जाए। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर। ओके, अगर आपको मदद करनी है, अगर आपको वॉलंटरीली चैरिटी करनी है, आप करिए, लेकिन आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना फेथ चूज कर ले, आपकी फेथ को ही, अपना फेथ छोड़कर, अपना रिलीजन छोड़कर आपके रिलीजन को ज्वाइन कर ले। तो ये चीज गलत है। ओके, और इसी के लिए काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ कुछ यहाँ पे अपने मेजर्स दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना है, जस्टिस शाह का कहना है कि बिलीफ इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज बिलीफ बाय अल्योरमेंट दैट इज वेरी डेंजरस। तो बिलीव जो है, फेथ, वो अलग चीज है। और आप किसी को अल्योर करके, लालच देकर, या फ्रॉड करके किसी के साथ, या किसी के ऊपर चैरिटी करके, उसको पूरा उधार में दबा कर आप उससे अपना रिलीजन, उसका रिलीजन चेंज नहीं करवा सकते। ओके, तो ये पूरा चीज है, और इसी के लिए यहाँ पे एक स्टेचुटरी मैकेनिज्म की बातचीत अभी चल रही है कि एक न्यूट्रल अथॉरिटी हो जो कि डिसाइड करे इस तरह की चीजों को।
ऑलराइट, तो चलिए आगे बात करते हैं। रिलीजन की बात कर रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या स्टेटस है रिलीजियस फ्रीडम का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपने हिसाब से अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं, अपने रिलीजियस बिलीव्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना रिलीजन। ओके, और इसी के साथ यहाँ पे इंडिया ने ये भी अडॉप्ट किया द स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। हमारा, आपको पता है कि हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे स्टेट जो है वो रिलीजन से अलग जरूर है, लेकिन अगर रिलीजन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो स्टेट कैन इंटरफेयर। ओके, तो यहाँ पे पावर ऑफ रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट को अलग किया गया है, पहली चीज ये। रिलीजियस फ्रीडम के लिए हमारे देश में कई सारे आर्टिकल्स भी हैं, कई सारे प्रोविजन हैं। जैसे आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोपोगेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की। तो कोई एक इंडिविजुअल है जो अपना रिलीजन प्रोफेस करना चाहता है, प्रोपोगेट करना चाहता है, उसके पास ये फ्रीडम है। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि कोई एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बड़ा गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर है, वो अपने रिलीजियस मैटर्स को कैसे डील करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, फ्रीडम है उनको। आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहाँ पे टैक्सेस वगैरह अगर आप पे करना चाहते हो, नहीं पे करना चाहते हो, दैट इज अबाउट अप टू यू, कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए टैक्सेस वगैरह का जो सिस्टम है उसमें एग्जेम्पशन दिया गया है। Article 28 talks about freedom to attend religious instructions or worship in certain educational institution। तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्पेशली माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ पे रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ाने की अनुमति दी गई है, फ्रीडम दी गई है। ओके, तो ये चार आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। आगे बात करते हैं तो देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहे हैं, हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू हिंदू, ओके, दलित टू मुस्लिम, दलित टू क्रिश्चियन, दलित टू हिंदू, इस तरह के जो कन्वर्जन हो रहे हैं ये फोर्स्ड कन्वर्जन है। फोर्स्ड कन्वर्जन का मतलब है कि ये जो पर्सन है ये कन्वर्ट होना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं बचती। ओके, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 में है ना, कि राइट टू कंसाइंस, ये सब जो है आपके आर्टिकल 25 में आते हैं कि आप अपने रिलीजन को आराम से प्रोफेस करो, प्रोपोगेट करो। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि ये एक बहुत वैल्यूएबल राइट है जो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, सभी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फंडामेंटल राइट ये नहीं आता कि आप किसी को भी, किसी का भी रिलीजन चेंज कर दोगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट पीपल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। आप अपना प्रोपोगेट कर रहे हो, आप अपना प्रोफेस कर रहे हो रिलीजन, अलग बात है। आप किसी और को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी आपका रिलीजन ही प्रोपोगेट करे, प्रोफेस करे। ओके, बात करते हैं आगे। कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आए हैं जिन्होंने इस चीज को और स्ट्रांग बना दिया है और क्लियर बना दिया, एक्सप्लिसिट बना दिया है। जैसे कि एक आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसमें बोला गया कि राइट टू स्प्रेड आपके पास है, राइट टू प्रोपोगेट द रिलीजन आपके पास है अंडर आर्टिकल 25, बट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। आप दूसरे को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो वर्ड है ना प्रोपोगेट, इसका मतलब यहाँ पे राइट टू कन्वर्ट नहीं है, ये कहा गया है। ओके, और जो कोर्ट है उसने ये भी कहा कि जो फ्रॉड्यूलेंट या इंड्यूस्ड कन्वर्जन हो रहे हैं वो राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं इसको। ओके, एंड इसीलिए इसके थ्रू पब्लिक ऑर्डर हैम्पर हो सकता है और इसको रेगुलेट करने के लिए हम लॉज ला सकते हैं। ओके, ठीक है। सरला मुदगल केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1995 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कन्वर्जन टू इस्लाम वाज नॉट वैलिड इफ डन ओनली इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रैक्टिस पोलीगैमी। जैसे आप देखोगे कई सारे आपको केसेस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे कोई एक पर्सन है, ये हिंदू पर्सन है, और हिंदू पर्सनल लॉ जो है, आपको हिंदू लॉ जो है, हिंदू के मैरिज वगैरह जो परफॉर्म होती है, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह जो है, उसमें आपको बताया गया कि आप सिर्फ एक मैरिज कर सकते हो। ओके, लेकिन मान लो इस पर्सन को एक से ज्यादा मैरिजेस करनी है, 2 मैरिज 3 मैरिज करनी है, तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर 2-3 मैरिज करेगा तो ये तो इलीगल है, इसको पिनलाइज किया जाएगा। तो ये क्या करता है, अपना धर्म चेंज करके मुस्लिम बन जाता है, ठीक है, और सिर्फ पॉलीगैमी को प्रैक्टिस करने के लिए ये मुस्लिम बन रहा है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में सरला मुदगल केस में कि दिस इज इलीगल प्रैक्टिस, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ओके, इसके अलावा 1963 में चंद्रशेखरन केस आया था जिसमें ये कहा गया अ पर्सन डज नॉट सीज टू बी अ हिंदू merely because he declares that he has no faith in his religion and stops practicing his religion।
तो चंद्रशेखरन केस में ये कहा गया था कि कोई एक पर्सन अपने आप को हिंदू कहने से मना नहीं कर सकता इस बेसिस पे कि वो रिलीजन में नहीं मानता एंड सो ऑन। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया एंड जर्मनी इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली न्यूज ये है कि इंडिया और जर्मनी के जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो मिले हैं आपस में और मिलकर इन्होंने कुछ कुछ एग्रीमेंट साइन करे, कुछ कुछ मुद्दों पे बात हुई। पहला चीज जो हुई वो हुई माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। ये किस बारे में था? ये कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप है कि हमारे लोग वहाँ और वहाँ के लोग हमारे यहाँ आसानी से ट्रैवल कर सकें फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, स्टडी एंड वर्क। ओके, तो दोनों कंट्रीज के बीच में पीपल टू पीपल ट्रांसफर जो है वो आसानी से हो सके, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। ओके, आप देखते हो हमारे यहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स जाते हैं जर्मनी, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ओके, तो इसीलिए भी जर्मनी के साथ हमने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा बातचीत इस बारे में भी हुई कि जो हमारे आसपास के देश हैं, ठीक है, उनके बारे में बातचीत हुई, जैसे कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में बात हुई, चाइना जो कर रहा है उसके बारे में बात हुई, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बारे में बात हुई एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज बहुत मेजर है, वो ये है कि अभी आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के चलते फ्यूल प्राइजेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, और फ्यूल प्राइजेस बढ़ने के कारण यहाँ पे रशिया को एक अपर हैंड मिल गया। रशिया के पास देखो फंडिंग खत्म हो रही है वॉर के लिए, तो रशिया क्या कर रहा है, अपने यहाँ से ऑयल सेल कर रहा है बाकी कंट्रीज को ऑन अ लोअर प्राइस, ठीक है, कम दामों पर ये अपना ऑयल सेल कर रहा है। अब ऐसे में यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने एक सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर। बेसिकली इन्होंने कहा कि जिसको भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है कर सकता है बिल्कुल आराम से, लेकिन एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आपको ये ऑयल 60 डॉलर पर बैरल के नीचे ही आपको खरीदना पड़ेगा। यानी कि एक प्राइस कैप लगा दिया गया कि इससे नीचे ही आप इतना ऑयल खरीद सकते हो रशिया से। इंडिया ने बोला भाई हमारा तो बहुत अच्छा अलाय है रशिया, ऑलरेडी हमको डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है, हम क्यों खरीदें इतना कम, मतलब और क्यों रिश्ते खराब करने। ऑफिशियली ये नहीं कहा है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा इंडिया का स्टेक रहेगा। ओके, अभी जर्मनी जो है यूरोपियन यूनियन का ही हिस्सा है, तो जर्मनी ने बोला कि रशिया तुम प्राइस कैप पे खरीदो और तुम बहुत ऑयल खरीद रहे हो। तो इंडिया ने बोला कि भाई यूरोपियन यूनियन आप जितना ऑयल खरीदते हो ना रशिया से, उसका वन थर्ड भी नहीं, वन सिक्स भी नहीं खरीद रहे हैं हम तो अभी, ठीक है, तो आप तो हमको मत ही बोलो, हम वन सिक्स ऑयल खरीद रहे हैं आपका, इसलिए हमको अभी बढ़ाने की जरूरत तो है। हम क्यों सऊदी अरेबिया और यहाँ से खरीदें जहाँ इतना महंगा तेल मिल रहा है, हमको अगर रशिया वही चीज कम में दे रहा है तो हम क्यों ना खरीदें, हम क्यों उनसे अपनी दोस्ती बिगाड़ें। ओके, तो इंडिया ने बोला कि हम यहाँ पे कोई भी अनफेवरेबल चीज नहीं कर रहे, अगर आप यहाँ पे ऑयल खरीद रहे हो हम उसका वन सिक्स खरीद रहे हैं। ओके, तो हम बढ़ाएंगे तो सही ऑयल का इम्पोर्ट। और अभी ये जो G7 और यूरोपियन यूनियन आए थे प्राइस कैप के साथ, इसमें रशियन ऑयल के ऊपर इन्होंने प्राइस कैप लगा दिया, इस पे इंडिया ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ओके, ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये भी बात हुई यहाँ पे कि कुछ कुछ बातें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी हुई, पाकिस्तान किस तरह से बायलैटरल इश्यूज में एंगेज होता है और किस तरह से वहां से हम टेररिज्म खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात ये हुई कि जर्मनी ने ये क्लियर कर दिया कि भाई हम जो है, हम बार बार जो कह रहे थे कश्मीर के ऊपर यूएन को आना चाहिए या जो भी इस तरह के मुद्दे हो रहे थे, तो कश्मीर देखो भाई इंडिया का पर्सनल मैटर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर इसका डिस्प्यूट है तो इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरली सॉल्व करें। और ये क्लैरिफिकेशन बेसिकली जर्मनी ने दिया है कि हमने नहीं बोला कि यूएन इसमें बीच में आए। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। इंडिया और जर्मनी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, इंडिपेंडेंस से ही जर्मनी जो है इंडिया के साथ मेंटेन कर रहा है हिस्टोरिकल टाइज। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जो है वो जब अपनी इंडियन नेशनल आर्मी उनको बनानी थी तो वो जर्मनी ही गए थे। ओके, और हिटलर से भी मिले थे वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी और इंडिया जो है काफी टाइम से साथ में है। जर्मनी और इंडिया जो है साथ में मिलकर स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ये जर्मनी की ही देन थी कि हमारे यहाँ पे आईआईटीज आ सके, ठीक है, नेहरू जी जो है वो आईआईटी, नेहरू जी जो है जर्मनी की विजिट पे थे, टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप होते हुए देखा तो उन्होंने सोचा आईआईटीज हमारे यहाँ पे भी होने चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ओके, अच्छा, इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो जर्मनी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे यूरोप में इंडिया का। यहाँ से हमारा 3% एफडीआई आता है, यानी कि फॉरेन जो
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमें सीधा यहाँ से ही आता है, ठीक है, 3%। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जर्मनी जो है इंडिया को एक अल्टरनेटिव मानता है चाइना का इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इन द होल एशियन रीजन, क्योंकि आपको पता है चाइना की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोई कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव चाहिए, तो इंडिया कैन बी वन ऑफ इट्स अल्टरनेटिव। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया जो है सेंट्रल पार्टनर है जर्मन एंड यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी का इंडो पैसिफिक में। और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ये इकलौती कंट्री है जो डेमोग्राफिकली और इकोनॉमिकली काउंटर बैलेंस करे चाइना को। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। जर्मनी जो है इसने इंडिया को एज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडिया है जर्मनी का। और इसके थ्रू क्या होता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि इंडिया जियो पॉलिटिक्स के लिए, पूरे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के लिए कितना जरूरी है। ओके, इसके अलावा इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप जो है इसमें काफी पोटेंशियल है कई सारे इश्यूज को टैकल करने का, जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी, ग्रीन डेवलपमेंट एंड सो ऑन। ओके, तीसरी चीज ये है कि जर्मनी जो है G7 को भी प्रिसाइड कर रहा है 2022 में, और उसी टाइम पे इंडिया जो है G20 को प्रिसाइड कर रहा है। ऐसे में साथ में काम करने के, कोलैबोरेट करने के, कोऑर्डिनेट करने के कई सारे मौके दोनों को मिलेंगे। एंड लास्ट में इंडिया एंड जर्मनी पार्टनरशिप जो है वो ग्रीन डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए भी काफी यूज हो सकती है। तो SDG गोल्स हमारे पूरे हो सकते हैं इंडिया एंड जर्मनी की पार्टनरशिप से। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा इशू है वाई आर फिशर फोक प्रोटेस्टिंग द विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट। क्या है पूरा मुद्दा? तो देखो यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे हमारे केरल के पास में विजिंजम पोर्ट बन रहा है। ये विजिंजम पोर्ट जो है ये केरला का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से काफी आसान हो जाएगा हमारा बिजनेस रूट से कनेक्ट हो जाना। और यहाँ पे काफी नेचुरली भी कई सारे इश्यूज हैं, नेचुरली भी कई सारे एडवांटेजेस हमारे पास हैं। यानी कि नेचुरल डेप्थ इसके पास है, इस पोर्ट में नेचुरल डेप्थ काफी ज्यादा है। प्लस ये जो इंटरनेशनल सी रूट है उससे बहुत करीब पड़ता है, इंटरनेशनल सी रूट के बहुत पास पड़ता है ये विजिंजम रूट, ये विजिंजम पोर्ट। तो इसमें जो अडानी ग्रुप है ना वो यहाँ पे डेवलप कर रहा है इस विजिंजम पोर्ट को। लेकिन लोग खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं बताऊंगी, लेकिन पहले विजिंजम पोर्ट के बारे में जान लो। ये जो है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है, और ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो केरला में चल रहा है। ओके, ये इसको ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, गेम चेंजर माना जा रहा है केरला के फॉर्च्यून्स के लिए, क्योंकि केरला में एक ऐसा पोर्ट आने वाला है जो कि डायरेक्टली इंडिया को इंटरनेशनल सी रूट से जोड़ देगा, और इसके कारण केरला बहुत रेवेन्यू कमा पाएगा। ओके, तो बेसिकली ये पोर्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि यहाँ से रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा केरला को। ओके, और साथ में ये फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था 2009 में। इसी के साथ केरला गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दे दिया कि यहाँ पे आप पोर्ट डेवलप कीजिए, 40 ईयर्स के लिए इनको लीज वगैरह पे दिया गया है। लेकिन लोग खुश नहीं है, लोग इस तरह के पोस्टर्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं, स्टॉप अडानी पोर्ट, अडानी गो बैक एंड सो ऑन। ओके, मुद्दा क्या है ये बात करेंगे, लेकिन विजिंजम पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतने प्रोटेस्ट के बाद भी बन क्यों रहा है? पहली चीज तो ये सदर्न टिप पे लोकेटेड है इंडियन पेनिनसुला की, जो सिर्फ और सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर है इंटरनेशनल सी रूट से। तो ईस्ट वेस्ट शिपिंग एक्सेस, एक तो ये एक्सेस है, और दूसरा इंटरनेशनल सी रूट इससे सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट पोर्ट होगा। यहाँ पे नेचुरल वाटर डेप्थ है 20 मीटर्स की, ठीक है, तो नेचुरल वाटर डेप्थ भी खुद से मिल रही है। नॉटिकल माइल्स जो है एक कोस्ट, जो कोस्ट है वहां से 1 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर ही इतनी डेप्थ आपको मिल रही है। ओके, और विजिंजम पोर्ट जो है ये केरला और कंट्री के लिए काफी अच्छा रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। साथ में दूसरी चीज ये भी बोली गई है कि 17 माइनर पोर्ट्स हैं इस स्टेट्स में, ओके, स्टेट में, लेकिन ये जो पोर्ट है इन सभी के ऊपर भारी पड़ेगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये पोर्ट जो है कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं उनके जितना उसके लेवल का डेवलप किया जा रहा है। ओके, लेकिन ये विजिंजम पोर्ट से रिलेटेड इशू क्या है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो कि यहाँ पे लोगों का मानना ऐसा है, लोगों का मानना ऐसा नहीं है, ऐसा देखा भी गया है कि यहाँ पे जो कोस्ट है, आपने देखा ना कोस्ट पे है, केरला के कोस्ट पे, तो कोस्ट पे कई सारी मेजर सिटीज पड़ती है, तिरुवनंतपुरम पड़ता है। यहाँ पे कोस्टल इरोजन बहुत तेजी से हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोर्ट, क्योंकि पोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, खुदाई हो रही है और जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसे में कोस्टल इरोजन जो है बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये जो पोर्ट वर्क चल रहा है ना उसके चक्कर में कोस्टल इरोजन बहुत बढ़ गया, स्पेशली तिरुवनंतपुरम का। और इनका मानना है, इन्होंने 7 डिमांड्स अपनी रखी है गवर्नमेंट के सामने। पहली चीज ये कि यहाँ पे जो भी पोर्ट बन रहा है उसका साइंटिफिक असेसमेंट हो, स्टडी हो कि शोर लाइन पे इसका क्या असर पड़ेगा।
दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि यहाँ पे कम से कम 300 फैमिलीज जो हैं कोस्ट लाइन से हटाई गई हैं, शिफ्ट की गई हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउसेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कोस्टल इरोजन के कारण। तो कोस्टल इरोजन हो रहा है, इसके कारण हाउसेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन 300 फैमिलीज को रिलीफ कैंप्स में डाल दिया गया है, ठीक है। प्रोटेस्ट इस बारे में भी है कि यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव एक रिहेबिलिटेशन पैकेज मिले, ठीक है, रिहेबिलिटेशन पैकेज मिले इन सभी 300 फैमिलीज को, एक अश्योर्ड मिनिमम वेज मिले, ओके। और इसके अलावा जब सीड व्हेन द सी टर्न्स रफ ड्यू टू इनक्लेमेंट वेदर, जब वेदर खराब हो जाती है और यहाँ पे बोट्स वगैरह चल नहीं पाती, तो कुछ ना कुछ मिनिमम वेज यहाँ पे सरकार दे, सब्सिडाइज्ड केरोसिन दे बोट्स वगैरह के लिए। ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिमांड है इन प्रोटेस्टर्स की। कोस्टल इरोजन कैसे बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? तो देखो यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उससे सॉइल इरोजन, सी इरोजन बढ़ता है, ओके। तो यहाँ पे या तो बीच पे बीच जो है उसका लॉस होता जाता है, या तो बीच बढ़ती जाती है, ओके। तो क्यों हो रहा है? ये इरोजन के कारण हो रहा है, ओके। तो कोई भी चीज हो, यहाँ पे आप देखते हो कि कोस्टल इरोजन जो है इतना डोमिनेट कर रहा है केरला में कि यहाँ पे कोस्ट लाइन जो है तिरुवनंतपुरम की काफी सिवियरली इरोड हो रही है, ओके। और यहाँ पे सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एक नेशनल सेंटर भी बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी काम कर रही है। साथ में केरला की बात करें तो सीजनल शोरलाइन चेंजेस यहाँ पे काफी सिवियर देखे जाते हैं कोस्ट के दौरान, ठीक है। लेटेस्ट रिपोर्ट आई एक्सपर्ट कमेटी की, उनका कहना यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बताया है कि जो इरोजन हो रहे हैं यहाँ पे कुछ स्पॉट्स पे, जैसे कि शनमुगम पे, पुंथुरा पे, यहाँ पे ये जो इरोजन हो रहे हैं काफी स्ट्रांग हो रहे हैं आफ्टर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैज टेकन प्लेस, ओके। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट क्लियर है कि कोस्टल इरोजन क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ठीक है, कई सारी एजेंसीज ने बताया है। तो ये जो डिमांड है पोर्ट को स्टॉप करने की, उसको तो नहीं माना जा रहा है, उसको तो नहीं कंसीड किया जा रहा है। ऑफिशियल्स का कहना यह है कि विजिंगम सी पोर्ट जो है इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इनसाइड अ नेचुरल सेडिमेंट सेल, ओके। तो यहाँ पे एक नेचुरल सेडिमेंट सेल के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो ये पॉकेट लाइक एरिया है, इससे कोई इंटरप्शन या फिर कोई मूवमेंट जो है सैंड का वो नहीं होना है। तो ये था पूरा आर्टिकल, विजिंजम पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट इशू हमारा जो है, श्रीलंका सीक्स इंडियाज हेल्प टू बूस्ट डेयरी आउटपुट। तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो, इंडिया के डेयरी सेक्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमी से भी, और पेपर 2 आईआर से भी। देखो श्रीलंका जो है, श्रीलंका की आपको हालत पता है, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी चल रहे थे। तो श्रीलंका ने अपने डेयरी प्रोडक्शन सेक्टर के लिए, डेयरी प्रोडक्शन को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए श्रीलंका ने मदद मांगी है इंडिया से। इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से इन्होंने मदद मांगी है और बोला है कि इंडिया जो है मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो इनसे, और अमूल अमूल जो यहाँ पे मार्केट लीडर है, उससे यहाँ पे मदद मांगी है श्रीलंका ने कि हमें भी सेल्फ सफिशिएंट बना दो इन टर्म्स ऑफ दिस डेयरी प्रोडक्शन, ओके। तो यहाँ पे इस ये पूरी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। कमेटी में बात हो रही है कि श्रीलंका का जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है, दोनों मिलकर काम करेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे कि किस तरह से कंट्री की डिपेंडेंस जो है दूसरी कंट्रीज के ऊपर कम करनी है रिगार्डिंग द मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्शन एंड सो ऑन, ओके। ये पार्टनरशिप जो है देखो नई नहीं है, इसके पहले वर्गीज कुरियन कुरियन जो है, जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जिनको, वर्गीज कुरियन, ओके, इन्होंने ही व्हाइट रेवोल्यूशन लाया था ये इंडिया में। वैसे ही यहाँ पे श्रीलंका में इन्होंने किरिया प्रोग्राम चलाया था, किरिया डेयरी प्रोजेक्ट चलाया था। किरिया का मतलब होता है मिल्क ही सिन्हलीज में, ओके। तो यहाँ पे $20 मिलियन का जॉइंट वेंचर अभी लाने की बात चल रही है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे श्रीलंका को बनाया जाए सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डेयरी प्रोजेक्ट्स, ओके। इसके अलावा श्रीलंका ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के साथ ही डील कर रहा है, न्यूजीलैंड के साथ भी डील कर रहा है। न्यूजीलैंड भी काफी अच्छा है डेयरी प्रोडक्शन में, तो न्यूजीलैंड के साथ भी डील कर रहा है। इंडिया के साथ साथ श्रीलंका जो है और दूसरे कोलैबोरेशंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड हो गया और उसके आसपास की कंट्रीज हो गई। तो मेजरली श्रीलंका जो है ये डेयरी प्रोडक्शन के ऊपर बोल रहा है इंडिया को मदद कर दो। अच्छा, वर्गीज कुरियन के बारे में आपको मैंने बताया, एक बहुत ही रोचक सी बात बताऊं वर्गीज कुरियन के बारे में। अभी नवंबर 26 हमने मनाया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। नवंबर 26 को ही नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसी दिन पे वर्गीज कुरियन का बर्थडे आता है, ओके। बढ़ते हैं आगे, तो देखो हमारे और श्रीलंका के बीच में कुछ एंगेजमेंट एरियाज हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। जैसे कि पहला है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इसमें डेयरी प्रोडक्शन जो है दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन सेक्टर, ओके। श्रीलंका जो है काफी बड़ी क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है, मिल्क पाउडर जो है इंडिया से इम्पोर्ट करता है, लगभग $315 मिलियन का। इसके अलावा पोल्ट्री सेक्टर में इंडिया जो है मदद करता है श्रीलंका की, ओके, प्राइमरी इंग्रेडिएंट है। तीसरा है एनर्जी प्रोजेक्ट, तो अडानी ग्रुप का विंड पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है,
ठीक है, श्रीलंका में। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में इंडिया इज हेल्पिंग श्रीलंका, स्कूल एजुकेशन में क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स वगैरह बनाने में। ओके, हायर एजुकेशन में इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं सैटेलाइट कैंपसेस बना रही हैं श्रीलंका में। इसके अलावा ट्रेनिंग एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो रहा है सेकंड एंड थर्ड रंग एम्प्लॉयज को ट्रेन करने का, इंडिया इज हेल्पिंग श्रीलंका इन दैट टू। और कल्चरल फ्रंट पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह को रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट कराने के लिए भी इंडिया इज हेल्पिंग श्रीलंका। ये तो हो गए कहाँ कहाँ पे हम इंगेज हैं साथ में। अगर इंडिया के डेयरी सेक्टर की बात करूँ तो कुछ चीज़ें, जैसे इंडिया जो है लाइफ स्टॉक की बात करें तो लाइफ स्टॉक में इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। लाइफ स्टॉक जो है हमारा जीडीपी का 4% जो है, हमारे जीडीपी का 4% वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से आता है। डेयरी सेक्टर जो है इसमें मेजरली ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था जब वर्गीज कुरियन जी थे, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, इन्होंने इंडिया को, ऑपरेशन फ्लड ने इंडिया को एक मिल्क इंपोर्टिंग कंट्री से मिल्क एक्सपोर्टिंग कंट्री बना दिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना दिया मिल्क का। ओके, और मिल्क जो है हमारे रूरल हाउस होल्ड्स का 1/3 इनकम बनाता है, ठीक है। स्पेशली वो हाउस होल्ड जहाँ पे रेनफेड एरिया है, जहाँ पे ड्रॉट्स है, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहां पे एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू मिल्क से 1/3 इनकम जनरेट हो रही है रूरल हाउस होल्ड्स की। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये, जैसे देखो यूएस की बात करें तो यूएस के पास सिर्फ 9 मिलियन लाइफ स्टॉक है, लेकिन वो 93 मिलियन टन्स मिल्क प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे पास 90 मिलियन, 10 गुना यहाँ पे लाइफ स्टॉक है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, 10 गुना मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही कम मिल्क प्रोडक्शन हमारा हो रहा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमको टैकल करना है। बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, द लिंजरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक। कनेक्ट कर सकते हो इसको पेपर 3 इकोनॉमी से, ओके। और द हिंदू का आर्टिकल है, आर्टिकल आया है कि भाई आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट्स में पता चला है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ रहा है, किस तरह से लाइफ लोगों की अफेक्ट हो रही हैं, किस तरह से वेजेस डिक्लाइन हो रहे हैं, परचेजिंग पावर कैसे डिक्लाइन हो रही है, क्या असर यहाँ पे विमेन के ऊपर पड़ रहा है, ये सब चीजें बातें हुई हैं। तो एक एक करके देखते हैं। आईएलओ जो है इसने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं। पहली रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ग्लोबल वेज रिपोर्ट बताती है कि भाई वेजेस जो है धीरे धीरे करके कम ही हो रहे हैं, ठीक है। परचेजिंग पावर हो, वेजेस हो, दोनों ही यहाँ पे कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्विन क्राइसिस। क्राइसिस क्या है, एक तो क्राइसिस है इन्फ्लेशन का और दूसरा है इकोनॉमिक स्लोडाउन का। आपको पता चल रहा है कि कोविड था, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो इसके चक्कर में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, और इसी के चक्कर में वेजेस लोगों के कम हो रहे हैं। रिपोर्ट यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर को और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को ब्लेम करती है, ठीक है। एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट भी है 2022 की, जो ये कहती है कि भाई जो ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर ऑफ वर्क है उसके बारे में ये कहा जाता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में लगभग 22 मिलियन जॉब्स लोगों की गई हैं, ठीक है। लोगों को 22 मिलियन लोगों को फायर किया गया है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इसके अलावा आईएलओ के डायरेक्टर का कहना यह है कि वेजेस जैसे जैसे डिक्रीज हो रहे हैं ना, वैसे वैसे मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं जो बिलो पावर्टी लाइन जा रहे हैं, जो इनइक्वालिटी का शिकार हो रहे हैं, जिनकी परचेजिंग पावर जो है कम हो रही है। और अगर हमने इस परचेजिंग पावर को ठीक नहीं किया तो ये पावर्टी रेट बढ़ता जाएगा, ओके। आईएलओ का डाटा ये भी दिखाता है कि भाई रियल एंड नॉमिनल वेजेस जो है उनके बारे में बोलता है कि जो वर्ड वर्ड है ना वेज, इसको डिफाइन किया गया कि टोटल रेम्यूनरेशन जितना भी आपको मिलता है, ओके। और इसी के बारे में कहा गया है, नॉमिनल वेजेस के बारे में कहा गया है कि भाई कंज्यूमर इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को यहाँ पे एड्रेस करने के बाद आप देखते हो कि आपको मिलता है रियल वेज। रियल वेज और नॉमिनल वेज में यही डिफरेंस है, जैसे मुझे मान लो 100 रुपया मिल रहा है आज, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन कितना है उसको मैं हटा दूं तो वो मेरा रियल वेज होगा, ओके। तो नॉमिनल वेज और रियल वेज में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि नॉमिनल वेज और रियल वेज के बीच में जो गैप है वो बढ़ती जा रही है, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, कहीं पे भी, ओके। इनइक्वालिटी राइज हो रही है। एशिया पैसिफिक लेवल पे भी देखोगे जितनी भी जॉब्स हैं, जो हाई स्किल लेवल की जॉब्स है ना वो तो फिर भी बढ़ी हैं, लेकिन जो बाकी जॉब्स है लो स्किल लेवल, मिडिल स्किल लेवल, वहां पे जो जॉब्स हैं अभी भी कम ही हो रही हैं, ओके। आईएलओ रेमेडीज बताता है, रेमेडीज क्या कर सकते हैं हम। तो आईएलओ कहता है कि भाई पहली चीज तो लिविंग स्टैंडर्ड सुधारे जाएं लोगों के, ठीक है। एक प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड सुधारा जाए, नॉमिनल वेजेस कुछ ना कुछ दिए जाएं, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ हाउस होल्ड सुधारा जाए। इसके अलावा डिसेंट फॉर्मल वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए लोगों को, जिसके थ्रू वो लेबर मार्केट में उतर सके। जो जेंडर पे गैप है उसको क्लोज किया जाए। जो वायलेंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है विमेन के अगेंस्ट, उसको भी क्लोज किया जाए। ये पूरा मेजर है जो हम कर सकते हैं आईएलओ के हिसाब से, ओके। आईएलओ की बात करें, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक ट्राईपैटाइट यूएन एजेंसी है जो 1919 में बनी है।
ट्राइपेटाइट यानी कि 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहली है गवर्नमेंट, दूसरे हैं एम्प्लॉयर्स और तीसरे हैं वर्कर्स। ओके, 187 कंट्रीज के सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। आईएलओ जो है 2022 में अपना 9th एडिशन लेकर आई, आईएलओ मॉनिटर का, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया कि 2021 के लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है, ठीक है, कि नंबर ऑफ आवर्स जो है जिसमें लोगों ने काम किया है वो ड्रॉप हुआ है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में टू 3.8% बिलो द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बिफोर कोविड-19। कोविड के पहले जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था उससे भी नीचे गिरा है हमारा जो आज का एम्प्लॉयमेंट लेवल है। आईएलओ के फंक्शंस की बात करें तो देखो आईएलओ क्या-क्या करता है। पहला तो पॉलिसीज बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है लेबर इश्यूज को लेकर। दूसरा इंटरनेशनल लेबर जो स्टैंडर्ड है उनको अडॉप्ट करता है, कन्वेंशंस को अडॉप्ट करता है, मेंबर स्टेट्स को असिस्टेंस देता है, ठीक है, सोशल और लेबर प्रॉब्लम्स को लेकर। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए काम करता है एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन भी करता है वर्क का सोशल एंड लेबर इश्यूज के लिए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। ये इतने ही आर्टिकल्स थे आज हमारे इंपॉर्टेंट। ओके, जो एडिटोरियल्स थे ना, कुछ तो थे जो पॉलिटिकल नेचर के थे और कुछ थे जो ऑलमोस्ट हर बार हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट थे नहीं, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया है। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन आपके लिए आज का ये रहा, द टाइज बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी हैव बीन स्ट्रेंथनिंग फॉर द ईयर्स बट देयर इज स्टिल वास्ट पोटेंशियल दैट रिमेन्स अनटैप्ड। कमेंट, तो आपको इसको कमेंट करना है, मुझे इसका आंसर जरूर देना टेलीग्राम चैनल पे। आई हैव स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग योर आंसर्स, मैं वॉइस नोट के थ्रू आप लोगों के आंसर्स इवैल्यूएट जरूर करती हूँ। और याद रखना कि जो भी आंसर्स आएंगे उनके जो फर्स्ट 4 आंसर्स आएंगे ना उन्हीं को इवैल्यूएट करूंगी मैं। ओके, तो क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स तो इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो फर्स्ट 4 आंसर्स मैं इवैल्यूएट करूंगी। ओके, तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपने आंसर्स भेज सकते हो। तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड हैव अ वेरी गुड डे।